फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो कि हर टैक्स पेयर को, जो कि असेसमेंट ईयर 2026 और 27 से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी पिछले कुछ दिन स्टार्ट ही हुआ है 1 अप्रैल 2025 से। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर को लेके है कि ख़ास करके जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनको उनके एम्प्लॉयर के द्वारा कम्युनिकेशंस या ईमेल मिल रहे हैं कि आप अपने रिजीम को सेलेक्ट करें, जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, इसमें से आप सेलेक्ट करें कि आप ओल्ड रिजीम को प्रेफर करेंगे या न्यू रिजीम में आप प्रेफर करेंगे, ताकि आपका जो सैलरी मिलेगा उस सैलरी पे जो टीडीएस आपके एम्प्लॉयर डिडक्ट करेंगे, तो जो भी आपका चॉइस रहेगा उसी के हिसाब से वो डिडक्ट करेगा। अगर आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग जितना टैक्स बनता है वो आपसे डिडक्ट करेगा आपकी सैलरी से। अगर आप न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बनेगा वो टैक्स आपसे डिडक्ट करेगा। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं उस सैलरीड क्लास के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा है, और ख़ास करके हमें बहुत सारे टेलीफोनिक कॉल्स, मेल्स मिले हैं सैलरीड क्लास के, जिन्होंने कहा कि भाई मैं कौन सा सर रिजीम सेलेक्ट करूं, ओल्ड रिजीम में जाएं कि न्यू रिजीम में जाएं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर की एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक हमें अपने आप को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। तो मैंने उनको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस भी किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे जो सैलरीड क्लास हैं उन सब की सिमिलर प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दें और आप सब यूट्यूब के अपने ऑडियंस के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपकी भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड फेस कर रहे हैं, आपके रिलेटिव फेस कर रहे हैं, कोई कलीग फेस कर रहे हैं, आपके आसपास नियर डियर कोई भी फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं, ताकि इनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप सबकी जो मैं थोड़ा मदद कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। तो चलिए, इस टॉपिक पे शेयर करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मैं सीए नवल किशोर चौधरी आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हम अपने जो सब्सक्राइबर पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो होगी तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम इस टॉपिक को शेयर करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो आपके मन में एक कन्फ्यूजन सा है कि हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करें या ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करें। हालांकि आप सब जानते होंगे कि न्यू रिजीम क्या है और ओल्ड रिजीम क्या है। ख़ास करके अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो हम देखे थे कि ओल्ड रिजीम का मतलब है कि उस रिजीम के अंदर अगर आप मान लो सैलरीड क्लास हैं और आपको एम्प्लॉयर बहुत तरह के आपकी सैलरी कंपोनेंट है, जैसे उसमें एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एचआरए का कंपोनेंट, तो कई एम्प्लॉय जो है वो एचआरए का भी बेनिफिट क्लेम करते हैं रेंट रिसीव दे के। कई लोग रेंट पे रह रहे होते हैं और कई लोग इस तरह के एग्जम्पशंस को क्लेम करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत तरह की जो डिडक्शंस हैं आपके सैलरी कंपोनेंट के अंदर, तो उसको आप बिल प्रोड्यूस करके या उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के साथ आप अपने एम्प्लॉयर से उसको क्लेम कर सकते हैं। कई लोग जो है सो लोन अपने हाउसिंग के लिए लोन लिया हुआ है और बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा हाउसिंग लोन चल रहा है और हमारा कोई इंटरेस्ट है, उस पर हमें इंटरेस्ट का डिडक्शंस क्लेम करना चाहिए, तो भी ये क्लेम तभी आप कर पाएंगे जब आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करेंगे। इसके अलावा आप देखे होंगे कि चैप्टर 6 के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस हैं, जिसको हम 80C के नाम से जो काफ़ी पॉपुलर माना जा रहा है, जिसमें कि ओवरऑल जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 1,50,000 का है।
तो ख़ास करके जितने भी सैलरीड क्लास हैं तो उनका एटीसी ऑलमोस्ट, जो उनके एम्प्लॉयर जो प्रोविडेंट फंड देते हैं तो प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशंस डिडक्शन से ही उनका एटीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है और किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट का तो उधर 2 लाख का बेनिफिट मिला, लेकिन उसके साथ जो आप ईएमआई पे करते हो तो आप देखते होंगे कि ईएमआई के अंदर जो कंपोनेंट है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। तो जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, जो भी बोरोइंग आपने की है वो भी 1,50,000 सीलिंग के अंदर कवर हो जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सैलरीड क्लास का जो चैप्टर 6 के अंदर जो एटीसी का डिडक्शन 1,50,000 है वो हर तरीके से वो फुलफ़िल कर लेता है। फिर इसके बाद हर एक आदमी का आज के डेट में मेडिकल इंश्योरेंस होता ही है, और मेडिकल इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम है तो वो भी आप मैक्सिमम 25,000 तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी भी मेडिकल इंश्योरेंस है या उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर आप क्लेम करना चाहते हैं तो 50,000 का वो भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक आपका एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें भी अगर आप 50,000 रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं 80CCD के अंदर। तो एक तो ये बेनिफिट हर तरीके से लोग ओल्ड रिजीम के अंदर अवेल कर रहे थे। दूसरा है कि कई एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करने लगा। अगर एम्प्लॉयर भी आपका कंट्रीब्यूट करता है तो आपके बेसिक सैलरी का मैक्सिमम 14% तक आपको डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एनपीएस का जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे ये बात आप नोट कर लें कि ये बेनिफिट ओल्ड रिजीम में भी मिलेगा और न्यू रिजीम में भी मिलेगा। अभी तक जितने भी डिडक्शंस की हमने बातें करी है ये डिडक्शंस आपको अवेलेबल जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर है। सिर्फ एनपीएस के अंदर आपका जो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो मैक्सिमम अप टू 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी वो न्यू रिजीम में भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात है सैलरीड क्लास के लिए, तो अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर हैं तो आपको 50,000 रुपये का एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम वालों को 50,000 को बढ़ा के 75,000 कर दिया है। तो ये तो कुल मिला के बात रही कि ओल्ड रिजीम में फिर कई लोग डोनेशन एटीजी का भी बेनिफिट लेते हैं। तो जितने भी डिडक्शंस हैं या एग्जम्पशंस हैं, अगर आप देखते हैं कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर उस तरह की है और आपके साथ बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने की संभावनाएं हैं, तब तो आप ओल्ड रिजीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास हाउसिंग लोन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एटीसी का 1.5 लाख आपका पूरा हो जाता है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप न्यू रिजीम के अंदर जाएं। मैं क्यों कह रहा हूँ न्यू रिजीम के अंदर जाएं? और न्यू रिजीम में आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी होगी वो काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड रिजीम। और ओल्ड रिजीम में मैंने जो अभी तक सारी जो बेनिफिट की बात करी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की, अगर आप उसको भी अवेल कर लेते हैं तो भी आपका न्यू रिजीम में टैक्स की लायबिलिटी कम पड़ेगा। हालांकि हमें आपका कोई सैलरी डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन जनरल में बता रहा हूँ, हो सकता है कि केस टू केस बेसिस पे अगर देखें तो किसी को ओल्ड रिजीम में ही रहना बेहतर रहेगा, न्यू रिजीम उसके लिए बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि जो अभी का जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग न्यू रिजीम को ऑप्ट करना बहुत ही बेहतरीन होगा। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ये कि टैक्स स्लैब का जो डिफरेंशियल बेनिफिट है, अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करते हैं तो ओल्ड रिजीम में हमारा अभी का एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब क्या कहता है। अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें और 25-26 में जो ओल्ड स्लैब को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब किस तरह से काम करेगा, चलिए हम इसको एक नज़र डालते हैं। अगर आपकी इनकम का रेंज 0 से लेके 3 लाख तक है तो आपको नील टैक्स है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी इनकम की रेंज 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच है तो आपका जो टैक्स स्लैब होगा वो 5% होगा, यानी कि 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच का अगर स्लैब है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 20% देना पड़ेगा।
और अगर 10 lakhs एंड अबव है तो आप 30% टैक्स के दायरे में आते हैं। ये सारी बात रही ओल्ड रिजिम को लेके। लेकिन अब आप देखिए कि न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब के अंदर बहुत बड़ा चेंज इस बजट 2025 के माध्यम से हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं सीतारमन जी ने, उन्होंने काफ़ी अच्छा बेनिफिट टैक्स स्लैब के माध्यम से दिया। और ये इसलिए दिया गया कि सरकार का फोकस ये है कि लोग सारे के सारे न्यू रिजिम की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसीलिए न्यू रिजिम को काफ़ी एट्रैक्टिव बनाने के लिए टैक्स स्लैब में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्योंकि जब आपको फ़ायदा होगा न्यू रिजिम में, तभी हमारे टैक्स पेयर न्यू रिजिम में शिफ्ट करेंगे। अगर उनको न्यू रिजिम में फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों आप शिफ्ट करेंगे, आप ओल्ड रिजिम में बने रहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा कि हम ओल्ड रिजिम से लेके न्यू रिजिम में आए। और न्यू रिजिम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा गवर्नमेंट के लिए है, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए है कि आप कोई भी एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सरकार अननेसेसरी, जो ओल्ड रिजिम में कई लोग गलत डिक्लेरेशन देते थे कि HRA की गलत डिक्लेरेशन थे और भी डिडक्शंस गलत क्लेम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इन्हीं फीडबैक के बेस पे उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग इस तरह की फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एक न्यू रिजिम दे और एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर अप्रोच के साथ काम करें, ताकि लोग कंपेल ना हो एक फर्जी जो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए। हालांकि इस तरह की अगर कोई क्लेम करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि उनसे इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ रिकवर कर ले। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो एक ऐसा अप्रोच और ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि लोग गलत करने की कोशिश ही नहीं करें, सिस्टम में उस तरह का लैकुना ही नहीं हो कि लोग इस तरह की गलती कर सकें। तो इसीलिए इस ऑनेस्ट टैक्स पेयर अप्रोच के साथ जो ये गवर्नमेंट का बजट 2025 में जो न्यू रिजिम के अंदर जो बदलाव किए गए, ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छा बदलाव किए। अगर आप न्यू रिजिम को कंपेयर करें तो न्यू रिजिम का अगर टैक्स स्लैब के ऊपर अगर हम एक नज़र डालते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका इनकम का रेंज 0 से लेके 4 लाख के बीच है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि नील टैक्स है। लेकिन अगर यही इनकम का रेंज 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच होता है तो आपका टैक्स स्लैब जो है वो 5% के दायरे के अंदर आता है। लेकिन अगर आपका वहीं पे जो इनकम का रेंज है वो 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स स्लैब जो है वो 10% के दायरे में आएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपका इनकम का रेंज 12 लाख से लेके 16 लाख के बीच है तो आपका टैक्स स्लैब जो है वो 15% है। और 16 लाख से अगर 20% है तो आपका 20% टैक्स होगा। और 20 लाख से लेके 24 लाख तक है तो 25% का होगा। और अगर 24 से ऊपर है तब आप 30% के अंदर जाएं। तो अगर आप पूरे न्यू रिजिम के अंदर जो टैक्स स्लैब का स्ट्रक्चर है अगर उसको आप ध्यान से देखें तो 24 लाख तक के इनकम पे आपका जो टैक्स रेट है वो आपको कितना है 25%। और 24 लाख को अगर आप साल में 12 महीने होता है और 12 महीने से अगर डिवाइड करके देखें तो एवरेज आपका 2 लाख रुपये पर मंथ हुआ। अगर आपको किसी की 2 लाख रुपये पर मंथ तक की इनकम है तो आपका मैक्सिमम जो टैक्स है 25% लगेगा। वो भी कब, जब आपका इनकम 20 से 24 लाख के बीच होगा, क्योंकि आपको डिफरेंशियल टैक्स का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप वही ओल्ड रिजिम के अंदर हैं तो आप 10 लाख क्रॉस करते ही आप 30% के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड रिजिम के अंदर 5 से 10 लाख का जो रेंज है वो 20% की बात करता है। 5 से 10 लाख का 20%। तो नेचुरली आप इस हिसाब से देखिए तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगा न्यू रिजिम के अंदर आपका डेफिनेटली कम होगा। तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि ओल्ड रिजिम में किसी को केस टू केस बेसिस पे कम हो सकता है। वो जब हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि उनके कितने तरह की उनके पास एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं जो उसको लेजिटिमेट तरीके से ले सकता है, और लेने के बाद अगर हम उसको कंप्यूट करते हैं कि ओल्ड रिजिम में इनको ये सारी बेनिफिट है और इनकी टैक्स लायबिलिटी कम है, तभी आप ओल्ड रिजिम में जाएं, अदरवाइज न्यू रिजिम में। तो इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम केस में मतलब 80%, मोर देन 80% केसेस के अंदर सैलरीड क्लास वाले न्यू रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू रिजिम में जाके आप
टैक्स जमा कर सकते हैं। और न्यू रिजीम में जाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एचआर। कई लोग अपने घरों में रहते हैं तो उनको एचआर की क्लेम नहीं कर सकते। किसी का लोन जो है लोन नहीं लिया हुआ है हाउसिंग लोन के ऊपर, उनका हाउसिंग लोन या तो ख़त्म हो गया या वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं बिना कोई लोन लिए, तो वो इस तरह की कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए बेटर है कि न्यू रिजीम में जाए। तो अब मुझे लगता है कि आप सब की जो परेशानी थी कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में हम कौन सा सिस्टम को ऑप्ट करें, कौन सा रिजीम को ऑप्ट करें, तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी हर प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके, कोई सैलरी कंपोनेंट को लेके कहीं भी कुछ लगता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बेहिचक आकर के हमें आप बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको मेरा ये बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप जितना ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, कलीग, नियर डियर जो भी हैं, ताकि हम आगे भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ लेके आएँ और आप सबके जो है वैल्यू एडिशंस में हम आपका एक सहायक हो सके। थैंक यू वेरी मच।